आज हम बात करेंगे एक बीमारी को लेकर, थैलीसीमिया को लेकर। थैलीसीमिया क्या है और आज हम क्यों बात कर रहे हैं? आज हम इसलिए बात करें क्योंकि आज वर्ल्ड थैलीसीमिया डे है ना। यानी कि पूरे विश्व में जो भी लोग हेल्थ से रिलेटेड होंगे वो लोग कहीं ना कहीं थैलीसीमिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, कोई वर्कशॉप करा होगा, कोई अवेयरनेस करा होगा। और ख़ास तौर से वे लोग तो जो लोग खुद थैलीसीमिया से पीड़ित हैं वो तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तो आज स्पेशल डे है। थैलीसीमिया है क्या? अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग हिंदुस्तान में 3 से 4 लाख लोग थैलीसीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली की बात करें तो हमारे आसपास के एरिया में लगभग 1500 से लेकर 2000 पेशेंट थैलीसीमिया के हमारे दिल्ली एनसीआर के एरिया में होंगे। इसके बारे में कहा जाता है 3% लोग पूरी दुनिया में थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। 3% लोग पूरी दुनिया में थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। अब ये थैलीसीमिया है क्या? थैलीसीमिया का अगर एक थोड़ा सिंपल सा अगर समझें इसको, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को हम थैलीसीमिया कह सकते हैं। अब ब्लड क्या है? जो हमारा ब्लड वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम इसे और डिटेल में समझें, यानी कि ब्लड की कमी को हम थैलीसीमिया कहते हैं। ब्लड में 3 चीज़ें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनमें ब्लड में ये तीनों चीज़ें कम नहीं होती। थैलीसीमिया में हमारा जो मेन फोकस होता है, जो डिफेक्ट होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। क्या है? रेड ब्लड सेल्स है ना। अब ये रेड ब्लड सेल्स में क्या है, इसका काम क्या है? इस आरबीसी का काम है कि ये हमारे लंग्स में पहुंचती है और लंग्स के थ्रू, ये लंग्स का डायग्राम है, लंग्स में पहुंचती है। मतलब ब्लड जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर आरबीसी होगी। तो आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़ता है। लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं, जैसे मैंने श्वास ली तो मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी, तो जो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन है उसको कौन पकड़ता है, कैच करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और उस हीमोग्लोबिन उसको कैच कर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी कि लेके जाता है ना। क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी आप पिन मार दीजिए, यहाँ पे मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, सब जगह क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड तो है। पूरी बॉडी में कहीं पर भी आप अगर चेक करना चाहें तो घर जाना, पिन लेना और यहाँ मारकर देखना। जहाँ मारने पर खून निकल जाएगा, यानी कि ब्लड पूरे शरीर में सब जगहों पर है। और ब्लड क्या है? हमारे शरीर की बेसिक नीड है, यानी कि ऑर्गन्स की बेसिक नीड है। जब तक ब्लड उनको मिलता रहेगा तब तक हमारी सेल जीवित रहेंगी। जैसे जिस ऑर्गन को, जिस सेल को, टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, वो ऑर्गन धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। अब उसमें भी जो ब्लड है, ब्लड तो ये तीनों ही है, ये तीनों ही है, ब्लड इन तीनों को मिलाकर कहते हैं। लेकिन इस ब्लड में आरबीसी जो है ये मेन फैक्टर है। आरबीसी क्योंकि मेन फैक्टर क्यों है? क्योंकि आरबीसी आपके उस सेल के लिए ऑक्सीजन को लाने का काम कर रही है। आरबीसी उस ऑक्सीजन को पकड़ती है, उस ऑक्सीजन को पकड़ती है और सेल तक पहुंचा देती है। और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल अपनी क्रिया करता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। जिसके रिजल्ट पर, यानी कि ये जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और वहां पर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, यानी कि एटीपी हमें मिलती है, हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उस एनर्जी के साथ साथ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, यानी कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है, बनाता है। हम लोग CO2 को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर से। उस CO2 को दोबारा से कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी पकड़ती है। जहां वो प्रोड्यूस हुई है वहीं से उसे पकड़कर वापस लंग्स के पास लेकर आती है। और लंग्स को जितनी भी CO2, यानी कि पूरी बॉडी में CO2 पैदा हुई होगी, तो जितनी भी CO2 है सब लाकर लंग्स में छोड़ देती है। और लंग्स उसको CO2 को श्वास के द्वारा, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो CO2 को बाहर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम CO2 को वातावरण में छोड़ते हैं और वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा जो आरबीसी है,
आरबीसी है। अब मैंने आपको कहा कि हमारी पूरी बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो हमने आपको बताया था कि 10,000 करोड़ सेल लगभग हमारे शरीर के अंदर हैं। यानी कि अगर मैं 10 लिखूं और 10 के आगे 32 जीरो लगा दूं तो लगभग, ये भी एक कोई फिक्स नहीं है, लगभग इतनी सेल हमारे शरीर के अंदर होती हैं। और हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, उस ऑक्सीजन को लेके कौन आएगा, हीमोग्लोबिन लेकर आएगा। तो इतने सारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है। अब ये हीमोग्लोबिन भी तो एक अच्छी क्वालिटी में चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। तो एक अच्छी क्वांटिटी में यानी कि एक अच्छे लेवल तक हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, तब जाकर हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन का लेवल मिलेगा। और वहां पर प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालने का काम भी हमारा हीमोग्लोबिन ही करेगा। अब कितना चाहिए हीमोग्लोबिन, तो ये सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि एवरेज, हम खली की बात नहीं कर रहे जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो, वेट बहुत ज्यादा हो। एक सामान्य व्यक्ति की हाइट कितनी होती है, 5-7 के करीब में होती है। कितनी होती है, 5-7 के करीब में होती है, एक सामान्य व्यक्ति की हाइट है। लगभग वेट इसका जो माना जाता है 70 से 75 माना जाता है। कितना हो गया, ये एक आइडियल वेट है जिसकी हाइट 5 से 7 इंच हो और वेट कितना होगा उसका 70 से 75 केजी होगा। इस वेट और इस हाइट के लिए जो हीमोग्लोबिन की कल्पना करी जाती है फीमेल के अंदर, उस लेवल को हम नापते हैं कि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 14 होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए, उस सामान्य फीमेल के लिए। और वहीं पर मेल के लिए क्या होना चाहिए, 14 से 16 होना चाहिए। यानी कि अगर 14 से 16 रहेगा और फीमेल में 12 से 14 रहेगा तो हमारे शरीर के सभी सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर प्रोड्यूस करता है। ये बात हुई एक नॉर्मल की। अब वापस आते हैं हम थैलेसीमिया पर। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, ये क्या है, सेल है। तो सेल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल का एक फॉर्मेशन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, है ना, न्यूक्लियस होगा। जब आरबीसी को हम जब ये कह रहे हैं कि आरबीसी एक सेल है, आरबीसी एक सेल है, ये सेल हो गई, है ना, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, है ना। ये किसकी मैंने डायग्राम बनाया, आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड जो है, इसको पहले बता देता हूं कि ये जो रेड कलर है ये हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड है। ये दिखती लाल है इसलिए इसको रेड कलर आरबीसी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब ये रेड जो है वो किसकी वजह से रेड है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का चेहरा निखार हो रहा है, चेहरा गोरा नजर आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो कहते हैं अच्छा इसका हीमोग्लोबिन अच्छा है। और किसी का चेहरा पीला नजर आ रहा है, मुरझाया नजर आ रहा है, डाउन नजर आ रहा है, तो कहते हैं कुछ खाया पिया कर, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन डाउन है। यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे चेहरे पर रौनक और मुरझायापन हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर का जो कलर है, यानी कि ब्लड का जो कलर है, हम जब पिन मारते हैं तो रेड कलर का निकलता है, तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से निकलता है ना, इसका कलर रेड है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बता रहा था कि ये आरबीसी एक सेल हो गई, इस सेल के अंदर क्या है, एक हीमोग्लोबिन है, इसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देती है सेल, है ना, ये रेड कलर की दिखाई देती है। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो इस आरबीसी के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम डीएनए होंगे, आरएनए होंगे और जीन्स होगी। ये कहानी हर सेल की है। इसमें जो हीमोग्लोबिन का तत्व है, हीमोग्लोबिन का तत्व है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो ग्लोबिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है। अब इस ग्लोबिन को स्ट्रक्चर देने का काम दो तरीके के कंटेंट्स करते हैं। इसमें एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ये अल्फा और बीटा एक सीक्वेंस में इसमें जुड़े होते हैं, इसमें ग्लोबिन में। जब ये नॉर्मल सीक्वेंस में है
तो आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल तरीके से बन रहा है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन का जो कंटेंट है ये अल्फा और बीटा के चेन के साथ एक नॉर्मल सीक्वेंस में जुड़ी होती है, जिसकी जब ये नॉर्मल है तो आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल क्वांटिटी में बनेगा, नॉर्मल ही सब कुछ होगा। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होगा कि इसमें अल्फा और बीटा इन दोनों के म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या होता है कि इनकी आकृति में चेंज हो जाना, किसी भी चीज की फॉर्मेटिव को डिफॉर्मिटी हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब कि अगर कोई चीज नॉर्मल दिखाई दे रही है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति का अगर हम कहें कि ये सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, 2 हाथ यहाँ होंगे, 2 पैर नीचे होंगे, 2 आंखें आगे होंगी, कान इस साइड में होंगे, नाक ऐसे होगी। अगर इसको नाक किसी की यहाँ लग जाए, कान यहाँ किसी के यहाँ आ जाए और आंखें इसकी पीछे चली जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन हो गया। यानी कि ये चेंज होगा, और ऐसा चेंज हो गया जो पूरी लाइफ रहेगा। ऐसा थोड़ी कि ये आंखें वापस यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगी, ये कभी नहीं आ सकते, उसकी लाइफ टाइम के लिए वो हो जाएगा। तो यही कुछ होता है, इस ग्लोबिन के साथ में म्यूटेशन हो जाता है। इसका जो सीक्वेंस है ये गड़बड़ा जाता है, और इसमें से अल्फा वाला और बीटा वाला जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये अल्फा वाला डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनेगा। और डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है डिफेक्टेड हो गया, अब जो इसका नॉर्मल काम है वो काम ये नहीं कर पाएगा, और उस समय पर ये बीमार होगा। बीमार होते ये मतलब जैसे ही बनेगा ये खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसकी जो क्वांटिटी हमें चाहिए हमारे ब्लड में ये डाउन हो जाती है, और ये डाउन होकर जैसे आपने बताया कि ये लगभग 7 के करीब में पहुंच जाती है। 7-8 के बीच में होती है। 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। 7, 8, 9 और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप में से किसी ने अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं कराया होगा तो शायद आप लोगों को अपना भी हीमोग्लोबिन नहीं पता होगा कि मेरा कितना है। जिन लोगों ने अपना CBC कराया होगा तो CBC में हीमोग्लोबिन टेस्ट आता है। तो आपने जब तक अभी तक नहीं भी कराया है तो आपको खुद को ही नहीं पता कि मेरा 9 है, 8 है, 7 है, 11 है या 12 है या 16 है। अगर जब आपको ये पता ही नहीं, यानी कि अभी तक की डेट में आप सबको अपने हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं पता, इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि हम माइनर हैं या हम थैलेसीमिया के पीड़ित हैं या नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, है ना। जैसे बच्चों को ज़्यादातर शुरुआत में ये हो जाता है, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, ये भी बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या है कि सांस फूलने लग जाती है जब हीमोग्लोबिन डाउन है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन किसी का डाउन है, और मैंने हीमोग्लोबिन का काम बताया कि ये बाहर से ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अब मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा कहां पड़ेगी, और ऑक्सीजन के पहुंचने से क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का मतलब मुझे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी की जरूरत मुझे कहां होगी? जब मैं दौड़ूंगा तो मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। अब मैं जब दौड़ूंगा तो मुझे एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही जितने मुझे चाहिए। तो उस समय पर क्या होगा? मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा, है ना। मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूंगा और उसमें मेरे को थकावट एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे उतनी एनर्जी नहीं बन पा रही जितने होनी चाहिए। मेरा वेट नॉर्मल दिखाई देगा, मैं बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा हूं, लेकिन जब भी मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो उस समय पर मुझे एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत है। तो सामने वाले की बॉडी बना रही है लेकिन मेरी बॉडी उतने ग्लूकोज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं थकान जल्दी हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर ये हीमोग्लोबिन कम हुआ तो मेरा चेहरा पीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी तेजी से सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा जितनी तेजी से हीमोग्लोबिन को पहुंचना चाहिए हर जगह पर। तो उस वजह से जैसे मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो चेहरा एकदम पीला पड़ जाएगा, व्हाइट पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं थकावट हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स आने शुरू होंगे। अगर किसी को ऐसा हो, मैं सब लोगों को दौड़ लगवाऊं, एक ही उम्र के लोगों को, और उनमें से किसी को ज्यादा थकावट हो तो उसमें हमें ये तुरंत हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना CBC कराना चाहिए, कि उसमें ये पता चलेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। अब ये हीमोग्लोबिन अगर 7 है, 8 है, 9 है तो हो सकता है कि ये लो हीमोग्लोबिन की दिक्कत है, ये एनीमिया कहलाएगा। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो जरूरी नहीं कि थैलेसीमिया ही हो, तो थैलेसीमिया तो हम तब डिक्लेयर करेंगे जब मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन है।
हीमोग्लोबिन के डाउन होने की कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया कौन सा एनीमिया है, तो हमें और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे, तो यानी कि किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी से अगर हमें एनीमिया हुआ है तो हम उससे रिलेटेड एनीमिया कहते हैं। जैसे अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी है। लेकिन हम उस चीज को कंप्लीट करें, हम जिस चीज की कमी है खाना शुरू कर दें, ठीक करना शुरू कर दें, तो वो एनीमिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आपके सब कुछ करने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका हीमोग्लोबिन लो रह रहा है, और उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे कि अब ये थैलीसीमिया का डायग्नोज हो चुका है। यानी कि लगातार आपके बहुत कुछ करने के बाद में, सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मेडिसिन से तो हम अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरली अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं ये थैलीसीमिया का शिकार है। और माइनर थैलीसीमिया का तो हम में से किसी को भी पता नहीं चलेगा जब तक हम इसको टेस्ट नहीं कराएं या हमारी कोई फिजिकल कंडीशन ऐसी ना हो, है ना। अब क्यों, अब इसमें क्या हुआ, दो चीजें मैंने आपको बताई थी अल्फा और बीटा में। अगर आपका अल्फा वाला जो है, अल्फा वाला अगर डिस्टर्ब हुआ है तो आपको माइनर थैलीसीमिया होगा, यानी कि आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, आप लो हीमोग्लोबिन के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन वही कि जब दो व्यक्ति एक साथ दौड़ेंगे और आपको भी दौड़ना है तो आप उतना ताकत से, उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे जितना सामान्य व्यक्ति कर रहा है, यानी कि आपकी श्वास उखड़ जाएगी, आपको फिजिकल दिक्कतें आएंगी, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये माइनर थैलीसीमिया का केस है, ठीक है। अगर आपका हीमोग्लोबिन, ये बच्चों में पता लग जाता है, वैसे मेजर थैलीसीमिया जो होगा, मेजर थैलीसीमिया में आपका हीमोग्लोबिन 5 से डाउन चला जाता है। 5 से डाउन में तो उसको हर बार कुछ भी, वो सीढ़ियां चढ़ेगा तो सांस फूलने लग जाएगी, थोड़ा सा दौड़ेगा तो भी पता चल जाएगा। और ये हमें डायग्नोज में पता लग जाता है जब बच्चे का फॉर्मेशन यानी कि ब्लड बनना शुरू हो जाता है, तब उसके बाद में उसका टेस्ट होता है और उसके बाद में ये पता लग जाएगा कि मेजर थैलीसीमिया। मेजर थैलीसीमिया कब आता है, मेजर थैलीसीमिया आने का कारण है कि जब दो माइनर थैलीसीमिया कैरियर आपस में शादी करते हैं तो होने वाला बच्चा मेजर थैलीसीमिया का होता है। यानी कि मेजर थैलीसीमिया ऐसा नहीं है कि ना तो मेरे पिताजी को थैलीसीमिया है ना माताजी को और मुझे मेजर थैलीसीमिया होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब दो डिफेक्टेड जीन्स, यानी कि दो अल्फा वाले आपस में शादी करेंगे तो अब क्या है कि वो जो छोटी छोटी गलती मिलाकर बड़ी गलती हो जाती है। छोटी गलती, थोड़ा डिफेक्ट वहां हुआ और थोड़ा डिफेक्ट यहां हुआ, और परिणाम क्या हुआ कि बड़ा डिफेक्ट बच्चे के अंदर आ जाता है, तो वो होता है हमारा मेजर थैलीसीमिया। तो इसलिए आजकल साइंस में कहा भी जाता है कि शादी करते समय आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं चल जाएगा, कुंडली मिलाते अच्छी बात है, लेकिन हमें ब्लड रिपोर्ट जरूर मिलानी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से हो सकती हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती हैं। तो उनमें से एक बीमारी है हमारी थैलेसीमिया। अगर दो लोग, ये माइनर वाला है ये भी माइनर वाला है, और दोनों माइनर वाले अगर शादी करते हैं तो होने वाला बच्चा 90% केसेस में कहा जाता है कि ये मेजर थैलेसीमिया के साथ पैदा होगा। उसका हीमोग्लोबिन 5 से कम ही रहेगा। अब इस 5 से कम रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि शरीर को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए, और वो सारे काम नहीं हो पाएंगे, और उस कंडीशन में इसको आर्टिफिशियल ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा सेल डेवलपमेंट करेंगे। अभी छोटे बच्चे का साइज इतना था, अपने आप थोड़ा बहुत काम चल रहा है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, शरीर बड़ा होता चला जाएगा और शरीर की जरूरतें और ज्यादा हो जाएंगी ऑक्सीजन को लेकर, और जबकि हीमोग्लोबिन उसका कम है। भाई हीमोग्लोबिन तो बढ़ना चाहिए, हीमोग्लोबिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना शरीर विकास कर रहा है, और उस केस में हमें 3 से 4 हफ्ते में इस व्यक्ति को, मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और ब्लड चढ़ाने की इसलिए भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन खत्म होता चला जाता है। इसकी लाइफ भी, इसको बोलते हैं बीटा वाला, इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया, यानी कि जो मेजर थैलेसीमिया हो गया।
इस कंडीशन में उसमें हीमोग्लोबिन डाउन ही रहता है और बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। और इसमें अब हम जब भी ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड तो हम शरीर के अंदर ही चढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें हीमोग्लोबिन तो हम बढ़ा देंगे, ब्लड चढ़ा रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ साथ उसमें क्या जाएगा, आयरन की मात्रा बढ़ती है। आयरन की मात्रा बढ़ती है और इस आयरन की मात्रा के बढ़ने से अब ब्लड क्या है, गाढ़ा होने लग जाता है। तो आयरन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं काम कर पाता। अब जब इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाए रोड के पास और किसी को ऑक्सीजन चाहिए उस दूसरी तरफ, तो बेचारा ये ऑक्सीजन वाला क्या करेगा, जब ट्रैफिक को ऊपर कूद के तो जाएगा नहीं। तो उस एब्सेंस में, यानी कि इस ऑक्सीजन की एब्सेंस में उस ऑर्गन, वो धीरे धीरे ऑर्गन्स क्या हैं, डेड होने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति थैलेसीमिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये बचपन में ही दोनों बीमारियां पता लग जाती है, माइनर की नहीं पता चलती, क्योंकि माइनर जब तक चेक नहीं कराएगा, हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि माइनर हो, क्योंकि हमारे को कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करनी नहीं है यहाँ, या तो पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर आपको सामान्य व्यक्ति से जल्दी थकावट होती है, या हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, या हमारे को थकान या फिजिकल फटीग बहुत ज़्यादा महसूस होती है, या हमारे चेहरे का पीला कलर हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जरूर अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। तो मेजर थैलेसीमिया एक बड़ा डेंजरस केस है और इसमें व्यक्ति अधिकतम 30 या 35 साल तक ही जीवित रहता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर का विकास होगा हमारा हीमोग्लोबिन उतना नहीं पहुंच पाता जितना चाहिए, और हम कितना भी ब्लड चढ़ाएं उसके अंदर आयरन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आयरन की मात्रा के बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और एंड ऑफ द डे 30 से 35 साल के बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जो मेजर थैलेसीमिया के साथ पैदा होता है ना। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो अवेयर होने की जरूरत है कि जब भी हम शादी करें तो हमें यह ध्यान करना है, पहला तो अपना ही टेस्ट कराना है, कहीं मैं तो इस बीमारी से पीड़ित नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं फिर तो मैं पीड़ित से भी शादी कर सकता हूं, यानी कि माइनर से भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों के गड़बड़ होने से तीसरा गड़बड़ होगा, है ना। अगर मेरे को माइनर है तो फिर तो मुझे 101% सामने ब्लड टेस्ट कराकर ही शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो माइनर प्लस माइनर मेजर होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे डीएनए के में म्यूटेशन हो जाता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन का मतलब है ये सेल डिफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्लस ग्लोबिन है, और ग्लोबिन जो है हमारा प्रोटीन का बना हुआ है। अब प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड से बना है और अमीनो एसिड से ही हमारा डीएनए बना है। तो डीएनए के डिफेक्ट में हमारा ये अल्फा और बीटा डिफेक्टेड हो जाते हैं। अल्फा डिफेक्ट होगा तो माइनर होगा, बीटा डिफेक्ट होगा तो मेजर होगा। और बीटा डिफेक्ट जब होगा जब अल्फा प्लस अल्फा आपस में मिलेंगे, यानी कि एक अल्फा यहां से आया एक अल्फा यहां से आया, बन क्या गया वो बीटा। तो ये माइनर थैलेसीमिया है, ये मेजर थैलेसीमिया है। तो इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता है और हमें ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें सबसे अच्छा यही उपाय है कि हम अवेयर रहें कि हमारे को कहाँ कैसे किस तरीके से माइनर से कभी भी शादी नहीं करनी है। दूसरा, अगर ये माइनर है, माइनर को कोई तकलीफ नहीं होगी, केवल उसका हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान उसको तकलीफ आ सकती है। उस समय पर हम टेम्परेरी कुछ चीज़ों को, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा खान पीन का ध्यान रखकर, और तो और हम प्रोटीन का सही से मेटाबॉलिज्म कर, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो ऐसे लोगों का पेट खराब ना हो, जिसमें हम न्यूरोथेरेपी में कहते हैं कि हमारी सारी बीमारियां पेट से आती हैं। तो अगर हम जीन्स को सुधारने वाले ट्रीटमेंट दें, जेनेटिकली फॉर्मुलेज दें और साथ में पेट का सिस्टम ठीक रखें, तो हम इस माइनर थैलेसीमिया के हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। मेजर वाले को ठीक नहीं कर सकते, मेजर वाले को ठीक करना नामुमकिन है, लेकिन माइनर वालों की कुछ मदद कर सकते हैं जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। हमने केस किए थे माइनर जो थैलेसीमिया के पेशेंट पर, हमने ट्रीटमेंट करके देखा कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और डाइट से उनका हमने हीमोग्लोबिन बढ़ाया। 6 महीने हमने ट्रीटमेंट दिया था, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा, लेकिन फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ा तो वापस वो एक्चुअल में वहीं पहुंच गया जहां उसको जितना उसका होना था। अगर हमने ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिना मतलब कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हम उसमें,
मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हमने करा कि 6 महीने के ट्रीटमेंट से हमने माइनर वाले के हीमोग्लोबिन को बढ़ाया है। तो यानी कि न्यूरोथेरेपी से हम अगर जरूरत पड़े तो हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रॉपर अगर आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो, प्रॉपर डाइट हो, तो माइनर वाले केसेस का थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेजर वालों को हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। मेजर वालों को भी हमने ट्रीटमेंट दिया। हमारी एक पेशेंट थी यही विवेक विहार में, उनके बेटे को मेजर थैलेसीमिया था। यहाँ जीटीबी में उनका हर 3 महीने बाद, 1 महीने में एक बार उनका ब्लड चढ़ता था। हमने ट्रीटमेंट दिया तो जो ब्लड चढ़ने का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ गया, यानी कि जहां उनको 1 हफ्ते या 15 दिन में ब्लड चढ़ रहा है, अब वो उनका 20 से 25 दिन के बाद चढ़ रहा है। इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं उनके हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करा। लेकिन एंड ऑफ द डे 30 से 35 साल बाद अगर वो लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं या लगातार सब कुछ करें, और बहुत बार तो दिक्कत आती है कि ब्लड ही नहीं मिलता है। ब्लड मिलना भी तो बड़ी मुश्किल है ना, कि भाई हर 3 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद आपको ब्लड चाहिए ही चाहिए। तो ब्लड की डेफिशिएंसी से भी ऐसे व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। तो आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। ये थैलेसीमिया हमारे जेनेटिक, इसको बोलते हैं हेरिडिटी, और ये आगे बढ़ती है। मैं को अगर माइनर थैलेसीमिया है तो आगे भी माइनर थैलेसीमिया जाने के चांसेस हैं। अगर मेरी वाइफ को नहीं है तो बच्चे को 50-50 है, लेकिन अगर मुझे है तो मुझे बहुत ये ध्यान करना है कि सामने वाला मेरा जो पार्टनर है वो माइनर वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थैलेसीमिया बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और बच्चे मेजर थैलेसीमिया के शिकार हो सकते हैं। यानी कि हम जानबूझकर ऐसा खतरा ना लें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस चीज़ को तो समझकर हमें ये ध्यान करना है कि कुंडली मिलाने से पहले अपने ब्लड रिपोर्ट को जरूर मिलाएं। ठीक, धन्यवाद।